नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारी वीडियो के साथ? आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे एक आदमी जो बहुत ही समझदार तरीके से सोचता है, वो जब बेवकूफ़ी करता है तो उसकी कंपनी के साथ क्या होता है। जैसा कि आपने हमारे पहले की वीडियो में देखा कि 4 तरीके से हम सोच सकते हैं। जब भी हमको कोई आइडिया मिलता है, कोई बिज़नेस करते हैं, किसी भी चीज़ पर हम अपना दिमाग लगाते हैं तो 4 तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रीचर की तरीके से सोचना, और उसकी खासियत ये है कि कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं किसी बात को सुना और प्रीच करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीचर। दूसरा तरीका है प्रोसिक्यूटर की तरह सोचना, जिसमें आपको सामने वाले को बार बार अटैक करना है इर्रिस्पेक्टिव कि वो आप सही हैं कि नहीं। ये हो गया प्रोसिक्यूटर, एक वकील की तरह सोचना। और तीसरा तरीका है पॉलिटिशियन, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन का भी यही काम है कि सामने वाले को अटैक करना, और जितनी जनता उसकी तरफ खड़ी हो सकती है उतना ही उसके लिए अच्छा, इसी बात पर वो भरोसा करता है। तो एक नॉर्मल आदमी जब भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी बिज़नेस के बारे में सोचता है तो या तो वो प्रीचर, या तो प्रोसिक्यूटर, या तो पॉलिटिशियन की तरह सोचता है। और आज हम लोग इस चीज़ को एकदम लाइव एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। आपने शायद नाम सुना हो इस कंपनी का। इसका नाम था ब्लैकबेरी, अपने ज़माने की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कंपनीज। इसको बनाया था माइक लेज़रडिस ने। और जब इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत की थी तब एकदम साइंटिस्ट की तरह सोचा था। ये मैं आपको बताना भूल गया कि चौथा एक और तरीका होता है साइंटिस्ट की तरह सोचना। उसमें आपको ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, आपको दूसरों के आइडियाज़ को सुनने होंगे और अपने ऊपर डाउट करना होगा, जो कि किया माइक लेज़रडिस ने। ये सारी चीज़ें की जब वो ब्लैकबेरी बना रहे थे। लेकिन 2007 में कुछ नया हुआ। एप्पल कंपनी ने आईफोन लॉन्च किया। इन लोगों ने, ब्लैकबेरी ने उसको देखा, उसको खोला, लेकिन माइक लेज़रडिस को लगा इससे कोई फ़ायदा वैदा नहीं होगा। पब्लिक इतने छोटे डिवाइस को केवल यूज़ करेगी ईमेल के लिए और कॉल के लिए। और वो बड़ा शॉक्ड हो गया। वो बोलता है ये क्या किया है एप्पल ने, पूरा का पूरा कंप्यूटर एक फ़ोन में डाल रखा है। बल्कि 1997 में माइक लेज़रडिस के कुछ इंजीनियर्स थे जिन्होंने उनको कहा कि हमें ब्लैकबेरी में ब्राउज़र डालना चाहिए, व्हाट्सएप जैसी फ़ीचर लानी चाहिए, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। ये होता है एक पॉलिटिशियन की तरह सोचना, एक प्रीचर की तरह सोचना, या तो एक प्रोसिक्यूटर की तरह सोचना। ये साइंटिस्ट की तरह सोचना नहीं होता है। ब्लैकबेरी बनाते समय उन्होंने साइंटिस्ट की तरह सोचा, लेकिन जब आईफोन आया तब उन्होंने रीथिंक नहीं किया। यही हमारी सीरीज़ का नाम है थिंक अगेन। आपको नहीं पता चलेगा कि आप जिस रास्ते पे हैं वो सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। समय समय पर आपको अपने आप को रीडिफ़ाइन करना होगा। आजकल हम लोग डीप नॉलेज के साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, डीके ब्रेन्स के साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे दोनों चैनल्स देखे होंगे। और ये पूरी की पूरी सीरीज़, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं खुद को बता रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से मुझे रीथिंक करना चाहिए अपने काम को। और अगर आप छोटे बिज़नेस हों चाहे बड़े बिजनेसमैन हों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। dkbrains.com पे जाके थिंक अगेन सीरीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। बहुत अलग तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन को पढ़ रहे हैं। इसमें ऑथर हमको समझाना चाहते हैं द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। आज हम लोग पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग ऑन स्टार्टअप सक्सेस। ये हमने कल शुरू कर दिया था, उसी को भी कवर कर रहे हैं कि किस तरह से आप अलग तरीके से अपने बिज़नेस को समझें। एकदम नया है, एकदम नया। और ख़ास तौर से ये वही लोग जानते हैं जो लोग बिज़नेस में सक्सेसफुल हुए। जो नहीं हुए हैं वो ये नहीं जानते और वो जान भी नहीं पाएंगे। जब आप ठोकरें खा खा के सही रास्ते पे आते हो तभी आपको सही रास्ता पता चलता है। जो आदमी गलत रास्ते पे है उसको लगता है कि वो सही रास्ते पे, इसलिए हमेशा दूसरों को गलत ही रास्ता दिखाता है सही सोच करके। What's surprising about these results is that we typically celebrate great entrepreneurs and leaders for being strong-minded and clear-sighted. कल जो हमने पढ़ा था उसमें ये देखा था कि कैसे 100 एंटरप्रेन्योर्स को
दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक को सिखाया गया कैसे आप साइंटिफिक थिंकिंग कर सकते हैं बिजनेस में, हर चीज़ को एक हाइपोथेसिस बना करके अप्रोच कर सकते हैं, और एक को बोला आप बिज़नेस करो। उनको भी सिखाया, मार्केटिंग सिखाया, स्ट्रैटेजी सिखाया, वो सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग नहीं सिखाई। उनको ये नहीं सिखाया कि कैसे आपका जो बिज़नेस है वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने साइंटिफिक थिंकिंग सीखा उनका एवरेज रेवेन्यू $12,000 था, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए महीने का। और वहीं जिन लोगों ने साइंटिफिक थिंकिंग नहीं सीखा था उनका एवरेज रेवेन्यू था $300, मतलब मुश्किल से 18-19 हज़ार रुपये। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन लोगों ने साइंटिफिक थिंकिंग सीखा उनका रेवेन्यू ऐसे नहीं बढ़ गया, उन्होंने ज़्यादा बार क्या किया, पिवट, अपने बिज़नेस को देखा कि ये फेल हो रहा है तो उसको चेंज किया, तब जा कर के वो ठीक हुए। अच्छा, आज जो नई बात है, व्हाट इज़ सरप्राइजिंग अबाउट दीज रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स के बारे में जो सबसे खास बात है, मतलब चौंकाने वाली बात ये है कि वी टिपिकली सेलिब्रेट अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड लीडर फॉर बीइंग स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड क्लियर साइटेड। जब भी हम किसी बिजनेसमैन को देखते हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, ग्रेट एंटरप्रेन्योर को, लीडर्स को, हम ये मानते हैं कि भाई ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, इसकी सोच देखो कितना क्लियर सोचता है और कितना जो सोचता है वही करता है। इसको कहते हैं ना, एक बार सोच लो। बोलते हैं इसको ऐसे कि अगर तुम कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो लगन होनी चाहिए, लगन है तो कुछ भी कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड, कि एक बार मन में ठान लिया उसको करना ही करना है। तो ऑथर कह रहे हैं कि आमतौर पे हम लीडर्स को इसी बात के लिए तारीफ़ करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और क्लियर साइटेड है, उसको दूर तक दिखाई देता है। दे आर सपोज्ड टू बी पैरागॉन्स ऑफ कन्विक्शन। जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये पैरागॉन ऑफ कन्विक्शन है, इनको अपने आइडियाज़ पर, अपने स्टेप्स पर बहुत भरोसा है, ये बहुत ही डिसिसिव हैं और सर्टन हैं। मतलब जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, उसको बोलते हैं डिसिसिव होना। और सर्टन है, सर्टन मतलब हाँ हाँ यार 1 लाख लगाना है तो लगाना है, पक्का है। येट evidence reveals that when business executives compete in tournaments to prize products, the best strategies are usually slow and unsure. लेकिन कह रहे हैं एविडेंस से देखा गया है जो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो पाते हैं वो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, एक कोई फ़ोन बनाया, कोई सामान बनाया, जब उसकी प्राइस डिसाइड करना होता है तो वो लोग बहुत स्लो होते हैं और बहुत अनश्योर होते हैं। हम लोग आम तौर पे मानते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन कैसा होगा, डिसिसिव एंड सर्टन। भाई देखो मेरा प्रोडक्ट है, ये 1 लाख का तो है तो 1 लाख का है, इसे कम में नहीं बेचूंगा, ये होगा डिसिसिव एंड सर्टन। और जो एक्चुअली होता है, अच्छे बिजनेसमैन वो बोलते हैं यार 1 लाख का है, देखो हो सकता है 50 में बेचना पड़े, हो सकता है 1.5 लाख भी मिल जाए, ये तो मार्केट बताएगा। तो रियलिटी ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो स्लो और अनश्योर होते हैं। हमको लगता है कि वो डिसिसिव और सर्टन होते हैं, वैसा नहीं होते, वो डाइसी होते हैं, वो अपने डिसीजंस को बदलते रहते हैं। लाइक केयरफुल साइंटिस्ट, दे टेक देयर टाइम सो दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज देयर माइंड्स। जैसे एक केयरफुल साइंटिस्ट होता है, वो टाइम लेते हैं और अपने आइडियाज़ को फ्लेक्सिबल रखते हैं, वो बदलते रहते हैं अपने डिसीजंस को। हो सकता है अभी बोलेंगे कि हम भाई बिज़नेस में हैं, होटल खोलने के बिज़नेस में, दिखाई दिया होटल का काम नहीं चल रहा है तो बोलेंगे हम भाई कोई दुकान खोलेंगे, शोरूम खोल लेंगे, कोई शोरूम नहीं चल रहा है तो खेती कर लेंगे। वो लोग टाइम लेते हैं और अपने डिसीजंस को, अपने माइंड को बदलने देते हैं। आई एम बिगिनिंग टू थिंक डिसिसिवनेस इज़ ओवर रेटेड बट आई रिजर्व द राइट टू चेंज माई माइंड। ऑथर कह रहे हैं मेरे को अब ये समझ में आने लगा है कि जो डिसिसिवनेस है, डिसिसिवनेस जानते हैं हम लोग सब डिसिसिवनेस में होते हैं, जो सोच लिया वो सोच लिया, वही करना है, इसको बोलते हैं डिसिसिवनेस। ऑथर कह रहे हैं मेरे हिसाब से अब मेरे को लगता है डिसिसिवनेस ओवर रेटेड है, मतलब ज़्यादा उसको वो दे दिया तो। हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा ही उसको रिस्पेक्ट देते हो। अगर कोई आदमी सलमान खान की तरह है, जो बोल दिया वो करके रहेगा, इसको बोलते हैं डिसिसिवनेस। ये बेकार चीज़ है। बट आई रिजर्व द राइट टू चेंज माई माइंड, लेकिन बोल रहे हैं
भाई मैं अपना माइंड बदल भी सकता हूँ. जस्ट एज यू डोंट हैव टू बी प्रोफेशनल साइंटिस्ट टू रीजन लाइक वन, बीइंग अ प्रोफेशनल साइंटिस्ट डजंट गारंटी दैट समवन विल यूज़ द टूल ऑफ देयर ट्रेनिंग. कहने देखिए, अगर आप एक साइंटिस्ट नहीं हैं तो भी आप अपने माइंड को एक साइंटिस्ट की तरह सोचना सिखा सकते हैं. अगर आप साइंटिस्ट नहीं हैं तब भी आप अपने स्टाइल ऑफ थिंकिंग को ऐसे तो कर ही सकते हैं कि चलो इसको ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये सही रहा तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं सही रहा तो वापस कर देंगे. जैसे मैंने अपने जब अभी कज़न्स को देखा तो मुझे लगा कि यार एक बहुत अच्छा नया बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसको मुझे स्टडी करना चाहिए. मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसमें पैसा लगाऊंगा. डिसिसिवनेस होता क्या बोलता, करना है तो करना है, एक बार सोच लिया तो करना है. लेकिन अगर आप साइंटिफिक माइंड के हैं तो क्या बोलेंगे, भाई पहले ट्राई करके देखना है. अगर वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट बड़ा हुआ तो फिर और उसके ऊपर जाएंगे. बहुत से साइंटिस्ट होते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि वो साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे भी. जो लैब में काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बार वो लोग भी साइंटिस्ट की तरह सोचते नहीं हैं. Scientists morph into preachers when they present their pet theories as gospel and treat thoughtful critic as sacrilege. कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट भी होते हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो खोजें करते हैं, वो लोग भी कभी कभी प्रीचर बन जाते हैं. जब वो अपनी कोई थियरी है जो उनको पसंद है, जब उसके बारे में दुनिया को बताते हैं तो वो भी भूल जाते हैं कि उनको साइंटिस्ट की तरफ बिहेव करना है. दे ट्रीट थॉटफुल क्रिटिक एज सैक्रिलेज. अगर कोई आदमी उनकी थॉटफुल क्रिटिक कर रहा है, थॉटफुल क्रिटिक मतलब सोच समझ के कुछ वो कर रहा है. हाँ, क्रिटिक. आपने कुछ बनाया, हलवा बनाया और मैं उसको खा रहा हूँ, उसमें कुछ कमी है, भाई कोई टेस्ट में कमी है, कुछ है, और मैं बता रहा हूँ कि देखो इसमें तुम चीनी ऐड कर दो या इलायची ऐड कर दो, तो बोले अच्छा बाप का बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा. तो बोल रहे हैं जो लोग साइंटिस्ट की तरह सोच नहीं पाते, वो लोग अपनी पेट थियरीज़ को, अगर कोई उनको थॉटफुल क्रिटिक कर रहा है तो वो लोग उसको सैक्रिलेज की तरह देखते हैं, अपवित्रीकरण, कि तुम पसंद नहीं करते हो मुझको इसलिए ऐसी मेरी बुराई कर रहे हो. जैसे आजकल गवर्नमेंट में चलता है कि वो एक दूसरे को सैक्रिलेज करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपवित्र बताते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो. दे वियर into politician terrain when they allow their views to be swayed by popularity rather than accuracy. ये लोग साइंटिस्ट होने के बाद भी बहुत से लोग हैं जो आपको लगेगा बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं, फिर भी ये लोग चले जाते हैं पॉलिटिकल मोड में. मतलब वो उस बात को मानेंगे जो शायद गलत है, लेकिन बहुत से लोग उसको मानते हैं. तो इसलिए आप चौकन्ना रहिएगा. कभी भी दूसरे को खाली इसलिए मत रिस्पेक्ट दीजिएगा, उसकी बात मत मान लीजिएगा क्योंकि सामने वाला बहुत पढ़ा लिखा समझ में आ रहा है. वो भी बेवकूफ़ी करते हैं. They enter into prosecutor mode when they are hell bent on debunking and discrediting rather than discovering. जब कोई आदमी आपको कुछ फीडबैक दे रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ सच्चाई है. सब कुछ सच्चाई नहीं लग रही, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई है. अगर आप उसको सुनना चाहेंगे तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जाते हैं प्रोसिक्यूटर मोड में, वकील के मोड में, आप बोलेंगे तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारी सारी बात गलत है, और आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे नई चीज़ें. आप केवल उनको डीबंकिंग करेंगे और डिसक्रेडिट करेंगे. डीबंकिंग मतलब धूल में मिलाना, बदनाम करना. अरे तुम्हारी बात का कोई भरोसा ही नहीं है, तुम तो पहले ही बोल रहे थे. अगर कोई आदमी आपको फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी बात में कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको आपको पूछना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ. आफ्टर अपेंडिंग फिजिक्स विथ हिज थियरीज ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन अपोज्ड द क्वांटम रेवोल्यूशन. एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कौन सी थियरी निकाली थी? थियरी ऑफ रिलेटिविटी. आइंस्टीन अपोज्ड क्वांटम रेवोल्यूशन, लेकिन जब उसके बाद एक नई थियरी आई तो बोलते हैं ये गलत है, जबकि वो सही थी. क्वांटम रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको. आइंस्टीन थियरी के बाद आई थी वो. टू पनिश मी फॉर माई कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी, फेट हैज़ मेड मी अथॉरिटी माई सेल्फ. समटाइम्स इवन ग्रेट साइंटिस्ट्स नीड टू थिंक मोर लाइक साइंटिस्ट्स. आइंस्टीन कहा करते थे, क्या ज़िंदगी ने मुझे सज़ा दी है. टू पनिश मी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ माई अथॉरिटी. मैं अपने आप को बड़ा अथॉरिटी मानता था कि मैं फ़िज़िक्स का दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ. तो लाइफ ने मुझे अथॉरिटी बना दिया, मतलब मेरे थॉट्स को फिक्स्ड कर दिया. कोई नया चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ. ऑथर कह रहे हैं देखो, ये अपने माइंड में रीथिंक करना हैबिट नहीं है, किसी की भी हैबिट नहीं. अगर आप ये सोचो कि चलो जो भी क्लास में चल रही बात सुन ली है, अब कल से हम रीथिंक करेंगे,
लेकिन उसके लिए आपको अलग से कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखना पड़ेगा, ख़ासतौर से मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आप किसी के साथ बहस हो रही है, फाइट हो रही है, तो उससे भी अपने आप को अलग करना पड़ेगा। रीथिंकिंग इज़ नॉट अ हैबिट, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। ये बताने की कोशिश करें कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ भी दिक्कत होती है, वो लोग भी बेचारे रीथिंक नहीं कर पाते। रीथिंक का मतलब अगर कहीं से कोई फीडबैक मिल रही है तो मुझे पता तो चले क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। Decades before becoming a smartphone pioneer, Mike Lazaridis was recognized as a science prodigy. माइक लेज़रडिस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसने कौन सा फ़ोन बनाया, ब्लैकबेरी। अभी वो बनाया नहीं उसने, अभी 10 साल बाद बनाने वाला है। माइक लेज़रडिस को पूरे स्कूल में कहा जाता था साइंस प्रोडिजी। साइंस प्रोडिजी मतलब यंग एज से ही बहुत जीनियस। In the middle school, he made a local news for building a solar panel at the science fair and won an award for reading every science book in the public library. बचपन में उसको एक अवार्ड मिला क्योंकि बचपन में उसने बनाया था एक सोलर पैनल, कि सोलर से बिजली बनाता था खुद ही। और उसको एक बार एक और अवार्ड मिला जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी में जितनी भी फिजिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर किताबें थी, सब पढ़ डाला था उसने। एक तरह से जीनियस था। If you open his 8th grade yearbook, you will see a cartoon showing Mike as a mad scientist with bolts of lightning shooting out of his head. कह रहे हैं जो स्कूल में ना बच्चों का ईयरबुक होता है, इसमें फ़ोटो बनी होती है, उसमें अगर आप माइक की फ़ोटो देखेंगे तो उसको एक साइंटिस्ट की तरह दिखाया गया था और उसके ब्रेन में से ढेर सारी बिजली निकल रही है, ऐसा लोगों ने फ़ोटो बना रखा था कि ये तो पागल है, जीनियस है। When Mike created BlackBerry, he was thinking like a scientist. और जब माइक ने ब्लैकबेरी का फ़ोन बनाया तो वो साइंटिस्ट की तरह सोच रहा था। एग्जिस्टिंग डिवाइसेस फॉर वायरलेस ईमेल फीचर्ड अ स्टाइलस दैट वाज टू स्लो, अ कीबोर्ड दैट वाज टू स्मॉल। हाँ, मुझे याद है जब मैं यूक्रेन में था तो एक बच्चे के पास में एक फ़ोन था, वो स्मार्टफोन उस समय का, नोकिया का। लेकिन जब उसमें से आपको ईमेल चेक करना हो तो उसमें से पहले निकालना पड़ेगा स्टाइलस। स्टाइलस समझते, जो पेन जैसा होता है। और उसके बाद फ़ोन में आपको उसी पेन से आप लिख सकते हैं, चला सकते हैं। तो कह रहे हैं उस समय के जो स्मार्टफोन थे जिसमें ईमेल चेक कर सकते थे, वो बहुत स्लो थे और उसमें कीबोर्ड नहीं था, स्टाइलस था। पीपल हैड टू क्लक्कीली फॉरवर्ड देयर वर्क ईमेल्स टू देयर मोबाइल डिवाइसेस इन बॉक्सेस एंड दे टुक फॉर एवर टू डाउनलोड। इन फ़ोन में, जो पुराने फ़ोन आते थे, उसमें का ईमेल लिखने में बहुत टाइम लगता था और जाने में भी बहुत टाइम लगता था। अगर आपने ईमेल दबा दिया, गड़गड़ मालूम पड़ा 5 मिनट में एक ईमेल जा रहा था। बहुत स्लो था उस समय का डिवाइस। ही स्टार्टेड जनरेटिंग हाइपोथेसिस एंड सेंट हिज टीम ऑफ इंजीनियर्स ऑफ टू टेस्ट देम। तो माइक लेज़रडिस ने अपने इंजीनियर्स को बुलाया, उनको एक हाइपोथेसिस दिया, देखो अगर ऐसा फ़ोन बनाएंगे तो क्या पता अच्छा फ़ोन निकल जाए, बाकियों से अच्छा हो। वॉट इफ़ पीपल कुड होल्ड अ डिवाइस इन देयर हैंड एंड टाइप विद देयर थंब रैदर देन देयर फिंगर्स। ये पहला फ़ोन उसने बनाया जिसमें कि लोग अपने दोनों उंगलियों से टाइप कर सकते थे। अब तो हम स्मार्टफोन में वही यूज़ करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जहाँ पर हम फ़ोन एक हाथ से पकड़ते थे, दूसरे हाथ से डायल करते थे। एक हाथ से डायल करना नहीं होता था। लेकिन माइक लेज़रडिस ने पहला फ़ोन बनाया जिसमें नीचे ABCD इसके बटन्स थे। तो उसने कहा अगर हम लोग ऐसा फ़ोन बनाएं जिसमें लोग अपने दोनों अंगूठों से टाइप करें और जो अलग अलग जीमेल खोल रहे हैं, ये मेल खोल रहे हैं, उसको हटा दो, एक सिंगल बटन हो मेल बॉक्स का और फास्ट लोग मेल कर सके। तो as other companies followed BlackBerry's lead, Mike would take their smartphones apart and study them. और जब BlackBerry आया तो और कोई कंपनी अगर BlackBerry जैसी फ़ोन बनाती थी तो उसको ख़रीदता था, उसको खोलता था, उसको स्टडी करता था। Nothing really impressed him until summer of 2007. भाई उसका बिजनेस है, अपने कंपटीशन को तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन 2007 में एक ऐसा फ़ोन आया जिसने उसको बहुत इम्प्रेस किया। When he was stunned by the computing power inside the first iPhone, वो था पहला आईफोन। आईफोन जानते हैं, उसका नाम ही आईफोन। आईफोन क्या है ये तो हर आदमी जानता है। एप्पल का फ़ोन को आईफोन बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में बोलते थे फ़ोन है भैया, उसमें स्क्रीन वाला फ़ोन है, कैमरे वाला फ़ोन है। लेकिन ये अब सब जानते हैं पहला आईफोन, उसका नाम दे दिया आईफोन। तो जब माइक लेज़रडिस ने पहला आईफोन आया उसको देखा तो वो स्टन्ड हो गया। स्टन्ड मतलब भौचक्का हो गया। किस चीज़ से? उसकी कंप्यूटिंग पावर से। उस ज़माने में जो मेरा लैपटॉप था उसकी जितनी मेमोरी थी और उसका पावर था, उससे ज़्यादा पावरफुल बनाया था आईफोन को, छोटा सा फ़ोन को।
इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपने एक ट्रक का इंजन डाल दिया मोटरसाइकिल में और चलाइए, 1 सेकंड में पहुंचा 100 किलोमीटर दूर, मतलब स्पीड। उसको दिखा, उसने पागल हो गया वो। उसने कहा दे हैव पुट अ मैक इन दिस थिंग, ही सेड। तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर इस फोन में डाल दिया है इसने, इन लोगों ने। वॉट माइक डिड नेक्स्ट माइट हैव बीन बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ब्लैकबेरी। क्या मस्त सेंटेंस है। वॉट माइक डिड नेक्स्ट हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ब्लैकबेरी। लेकिन उसके बाद जो माइक ने किया वो ब्लैकबेरी की अंत का शुरुआत था। मतलब बेटा विनाश काले, मतलब अभी तक विनाश नहीं हुआ है, विनाश की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है, विपरीत। तो यही उसके बाद जो उसने किया, उसके बाद से उसकी कंपनी का अंत होना शुरू हो गया। उसने क्या किया, इफ BlackBerry's rise was due to large part of to his success in scientific thinking as an engineer, its demise was in many ways the result of his failure in rethinking as CEO। अगर BlackBerry सक्सेस हुआ क्योंकि माइक लेज़रस साइंटिस्ट की तरह सोचता था, तो BlackBerry फेल भी इसलिए हुआ क्योंकि माइक लेज़रस ने CEO की तरह रीथिंक नहीं किया। वहाँ रीथिंक किया, दूसरे फ़ोनों से अच्छा बेहतर बनाया, तब जाके उसका फ़ोन दुनिया में नंबर 1 पे पहुँचा था। और फिर से जब आईफोन आ गया, इसने रीथिंक नहीं किया तो नंबर 1 से हट गया। As the iPhone skyrocketed into the scene, Mike maintained his belief in the feature that had been the BlackBerry's sensation in the past। धीमे धीमे आईफोन कहाँ पहुँच गया, स्काई रॉकेटेड, मतलब जूम करके मार्केट में उड़ना शुरू हो गया। उसकी बिक्री इतनी तेज़ी से उठी कि वो स्काई रॉकेट किया। लेकिन हमारे माइक लेज़रस बोलते ना 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 ना, ब्लैकबेरी बिकेगा, मेरे करुण अर्जुन आएंगे, मतलब अरे बिकेगा बिकेगा, अरे मेरा पहले बिकता था अभी भी बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा, बिकेगा बिकेगा। आईफोन बिक रहा है, इनका बिकना बंद हो गया, और ये क्या कह रहे हैं, बिकेगा बिकेगा बिकेगा। He was confident that people wanted a wireless device for emails and calls, not entire computer in their pocket with apps of for home entertainment। वो इस बात के लिए उसको पक्का था कि लोगों को फ़ोन चाहिए केवल ईमेल करने के लिए और कॉल करने के लिए, उनको कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, उसमें ढेर सारे ऐप वैप किसी को नहीं चाहिए, ये सब तो फालतू की चीज़ है। As early as 1997, one of the top engineers wanted to add an internet browser, but Mike told him to focus only on emails। आज नहीं, 2007 में आया था आईफोन, और उससे 10 साल पहले उन्हीं के एक टॉप इंजीनियर ने कहा था, सर हम लोग अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र डाल दें, सर्च वर्च करने वाला क्रोम टाइप का कोई चीज़ डाल दें। इसने कहा नहीं, चुपचाप किस पर ध्यान दो, ईमेल पर ध्यान दो, लोगों को खाली ईमेल के लिए चाहिए फ़ोन, और कुछ नहीं चाहिए। A decade later, Mike was still certain that a powerful internet browser would drain the battery and strain the bandwidth of wireless network। और 10 साल हो गए, 10 साल बाद भी माइक को लगता था अगर तुमने ब्राउज़र डाल दिया, सर्च ऑप्शन डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जब ब्राउज़र आएगा तो उसमें इंटरनेट भी डिस्टर्ब्ड होगा, तो ईमेल स्लो जाएगा, और वो नहीं चाहता था, बिकॉज पुराने वाले फ़ोन में ईमेल स्लो हो जाता था। ही डिडंट टेस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो दूसरा हाइपोथेसिस था कि क्या पता अगर डाल दें तो क्या पता लोगों को पसंद आए, उसको उसने टेस्ट नहीं किया। बाई 2008 द कंपनीज वैल्यूएशन एक्सीडेड 70 बिलियन, बट ब्लैकबेरी रिमेन्ड द कंपनीज सोल प्रोडक्ट। 2008 तक में ब्लैकबेरी का जो वैल्यूएशन था वो 70 बिलियन था, लेकिन ब्लैकबेरी में केवल एक ही प्रोडक्ट था, एंड इट स्टिल लैक्ड अ रिलायबल ब्राउज़र, और उसमें अभी तक एक कायदे का ब्राउज़र नहीं आया था। 2010 when his colleague pitched a strategy to feature encrypted text messages, Mike was receptive but expressed concern that allowing messages to be exchanged on computer devices would rather render the BlackBerry obsolete। 2010 में WhatsApp का फीचर बोला, उन्होंने कहा कि एक काम करें, हम लोग एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेज का एक ऑप्शन बनाते हैं व्हाट्सएप टाइप का। उसने कहा हाँ कर तो सकते हैं, तो लेकिन उसके बाद फिर ब्लैकबेरी तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, हम लोग ब्राउज़र बना देंगे एक टेक्स्ट मैसेज वाला। उस समय तो पैसे वाले SMS जाते थे, तो उसने कहा वो तो होगा, लेकिन उसकी वजह से हमारे ब्लैकबेरी कोई खरीदेगा नहीं। As his reservation gained traction within the firm, the company abandoned instant messages, missing the opportunity that WhatsApp later seized for upward 19 billion। 2010 की बात चल रही है, अगर उस समय उसने किया होता तो WhatsApp उसका होता, लेकिन चूंकि उसका रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन मतलब उसने कहा अरे करते हैं, नहीं यार ये बनाओगे ना तो वो नहीं चलेगा, इसलिए ये चीज़ उसके हाथ से मौका चला गया। जो मौका बाद में व्हाट्सएप ने ख़रीदा, व्हाट्सएप को ख़रीदा गया $19 बिलियन का,
अगर वो होता तो भी ब्लैकबेरी आज ज़िंदा होता। माइक बहुत जीनियस था, बचपन में उसने इतने कमाल किए थे, था तो जीनियस, लेकिन उसने अपने डिवाइस के लिए, अपने बेबी के लिए, उसका ब्लैकबेरी उसका फेवरेट बेबी था, उसके लिए रीथिंक नहीं किया। एप्पल ने अपने पुराने प्रोडक्ट को मार डाला। आईफोन बनाने से पहले क्या था उसका सबसे फेमस प्रोडक्ट? आईपॉड था, जिसमें लोग गाना सुनते थे और खूब बिकता था। उसको मार डाला, मतलब आईफोन में लोग गाना सुन सकते हैं, वो नहीं बिकेगा। लेकिन इसने कहा कि अगर मेरा ये बनाएंगे, व्हाट्सएप टाइप का कुछ बनाएंगे, तो मेरा फ़ोन नहीं बिकेगा। तो उसने, वो इंटेलिजेंस था, लेकिन इंटेलिजेंस उसके लिए क्योर नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस उसके लिए क्या था? कर्ज था, शराब था। ब्लैकबेरी इस समय बहुत बहुत गरीब है। तो ये है इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। बड़े बड़े तुर्रम खां भी जब साइंटिफिकली नहीं सोचते हैं तो उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। सेम नोकिया के साथ भी हुआ। अगर आप अपने प्रोडक्ट को रीथिंक नहीं करते हो मार्केट में, तो आप ख़त्म हो जाते हो। कल पढ़ेंगे स्मार्टर दे आर, हार्डर दे फेल। जितना ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो लोग, उतना ही ज़्यादा फेल होते हैं।